हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सीरीज। तो आप सब बने रहिएगा इस सुपर इंटरेस्टिंग सीरीज में। आज का टॉपिक है मनी चेंजिंग बिजनेस अंडर फेमा 1999 और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में। So let's begin. Okay. So this slide and presentation will cover the regulation and operational instructions for money changing business in India, and definitely the provisions are given under FEMA 1999. So ये एक ऐसा एक्ट है जो इस चीज़ को प्रोविजन कर सकता है। No other act has that capacity. So let's begin one by one. इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। If you look at the details of the authorizations given for money changing business activities in India, so RBI ने authorizations दिया हुआ है under section 10 of FEMA. So only entities authorized by RBI, and of course the provisions are there under section 10 of FEMA, जो कि basically authorized persons के बारे में discuss करता है। So the entities which are authorized by RBI can undertake money changing activities. There has to be a valid license from RBI to carry such activities. So yes, true. And if somebody is found to do without obtaining the proper license, valid license, then penalty provisions are there, जो कि फिर से FEMA में provision किया हुआ है। टाइप्स ऑफ ऑथराइज्ड एंटिटी की बात करें, सो बेसिकली सेक्शन 10 पे अगर आप नज़र डालेंगे फेमा का, तो ये चार तरह के ऑथराइज्ड पर्सन्स और एंटिटीज़ की बात करता है। सो नंबर 1 कैटेगरी इज जिसको बोलते हैं कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर्स, जो बेसिकली बैंक्स इस कैटेगरी में आते हैं, विच आर परमिटेड टू एग्जीक्यूट फुल फ्लेज्ड फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़। सो एक तो सबसे सुपर जो कैटेगरी वाला एडी है, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो हो गया बैंक्स। कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर्स इसको बोलते हैं। सो ऑथराइज्ड पर्सन्स विल हैव authorized dealers category 1, then authorized dealers category 2, and authorized dealers category 3 is also there, other than FFMC. FFMC is nothing but full-fledged money changer. So ये चार तरह के persons का जिक्र है हमारे सेक्शन 10 फेमा में, जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स एंड FFMC को मिला के बनाया गया है। ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 आर दोस विच आर परमिटेड टू कंडक्ट ऑल परमिशेबल करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब अगर आपको नहीं पता तो हम इस पे डिटेल वीडियो डेफिनेटली रिलीज करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सक्लूसिव सीरीज होगा। तो डेफिनेटली इस पे हम डिस्कशंस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बेसिकली एक्सपेंसेस एंड ट्रेड ट्रांजैक्शंस आर टेकन एज करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज having the influence on assets and liability, especially outside India. And similarly, capital account transactions, if it is influencing assets and liability of the person resident outside India, so उसका influence मुझे इंडिया में देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पे हमने दिया है, बट इसको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे।
AD1 कैटेगरी जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं उसका पर्पस आप समझ लीजिए, उसका जो परव्यू है वो काफ़ी लंबा होता है, लाइक वाइडर परव्यू. दे कैन अंडरटेक ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. AD category 2 entities are little bit restricted. They can do mostly non-trade related current account transactions, and of course FFMC का जो भी activities है category 2 authorized dealers also can undertake. So ये भी एक wider aspect वाला category है, and of course there are certain restrictions, but इसको भी हम मान सकते हैं. Category 2 authorized dealers are also super कैटेगरी ओनली, जहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो. कैटेगरी 3 इज सुपर रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशंस के लिए परमिट किया जाता है. लाइक आप बिजनेस एक्टिविटीज़, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एक्टिविटीज़ कर तो रहे हो, एक्सचेंज कर तो रहे हो, बट दैट शुड बी देयर फॉर योर ओन पर्पस, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, नॉट फॉर द पब्लिक. तो ये यहाँ पे जो ये कैटेगरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर्पस के लिए आपको लाइसेंस दिया हुआ है, मैंडेट दिया हुआ है. यू कैन नॉट डू इट फॉर अदर्स. तो दैट इज़ कॉल्ड कैटेगरी 3 ऑथराइज्ड डीलर्स. ओके, जैसे आप मान सकते हो कि एंटिटी जिसका इन हाउस अरेंजमेंट है एंड द पर्सन इंटरेस्टेड टू अवेल देयर सर्विसेज, दे नीड टू गो फॉर एक्सचेंज ऑल्सो. दे कैन कम एंड विजिट द कैंपस एंड दे कैन गेट देयर foreign exchange transactions taken place into the very campus only. They need not go to any other authorized dealers. तो उनके खुद के consumptions के लिए they can provide their services. Now the last category is there, that is FFMC, जो basically is a kind of entity जिसके पास authority है to purchase foreign exchange from both non-resident and residents. However, sale of foreign exchange is restricted to only private and business travel purpose. This means we can help individuals and businesses obtain the foreign currency they need for trips, transactions, but we cannot sell it for other purposes. So इनका रोल जो है to facilitate the exchange of currencies to support travel and commerce while operating within the regulatory guidelines. तो इसका पर्पस थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, परव्यू जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, बट यस दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे हैव दैट अथॉरिटी. दे कैन डू परचेस ट्रांजेक्शंस, सेल कैन सेल फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रेवल पर्पसेस ओनली. So sale related restrictions are there, but purchase they can do it freely, foreign exchange from non-resident and resident. Now there is a franchisee model also. Model means मतलब FFMC अगर चाहे तो they can go for franchisee establishment also. So franchisee model allows AD category 1 banks also, category 2 banks also, FMMC also. They all can do the franchisee. So franchisee can carry out restricted money changing operations. They can convert foreign currency notes, coins, traveler's checks into Indian currency. And of course this provides a way for these entities to expand their reach and offer money changing services through a network of franchisee. So franchisee model भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको अच्छा खासा इंक्लूजन टाइप सर्विसेज देता है. दे कैन रीच टू द वाइडर एक्सटेंट. तो जहाँ पे आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की अवेलेबिलिटी नहीं करा सकते, फ्रेंचाइजी मॉडल खुद वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है. नाउ ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज. सो एज फार एज like foreign exchange to be brought in India, it is freely permitted, no restrictions. आप कितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ला सकते हो, इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट ओनली थिंग इफ इट इज़ करेंसी नोट्स देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस लाइक अमाउंट एक्सीडिंग USD 10,000 इन टोटल और USD 5,000 इन करेंसी नोट्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड, जिसको बोलते हैं CDF, कैश डिक्लेरेशंस और करेंसी डिक्लेरेशंस फॉर्मेट और फॉर्म. So CDF has to be submitted as and when the amount exceeds 10,000 or in currency notes if it is exceeding 5,000 USD. So these two are the obligations. Otherwise import पे कुछ खास restrictions है नहीं. Foreign exchange, so गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे
इकोनॉमी में आए। सो इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। आप जब भी देखोगे रिस्ट्रिक्शंस हमारे आउटवर्ड रेमिटेंसेस पे होता है, नॉट इनवर्ड रेमिटेंसेस पे। टेकिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे आरबीआई थोड़ा कॉशियस होता है। स्पेशल आरबीआई परमिशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज, स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर्स। Non-resident can take out the amount originally brought in as per the custom declarations. So as you can see, the key requirements for taking out foreign exchange when traveling, the first point is that special permissions from RBI is required. The second point is that non-resident can take out the same amount of foreign currency that they originally brought into the country as their custom declaration. These are important rules to be aware of to ensure you comply with the regulations when traveling with the foreign currency. Purchase of foreign currency from public. So for resident there is a limit, and for resident the limit is USD 1000 per transactions. For non-resident the limit is USD 3000 per transaction. These limits help regulate the foreign currency market and prevent excessive outflow. So Government of India का सबसे बड़ा concern है कि inflow no problem, let it come, but outflow has to be very very careful. It cannot be limitless. Outflow जैसे ही आते ही हमारी नज़र काफ़ी तीखी हो जाती है, काफ़ी सजग हो जाती है। Okay. Encashment certificate wherever it is provisioned. So authorized persons normally, encashment certificate is an important document that authorized persons must issue upon request. Basically it allows non-residents to reconvert their Indian currency when they are trying to get back to their home, or Indian currency they wanted to convert it into their home currency while leaving the country. So this certificate is necessary for non-residents to complete the process of converting and then reconverting their Indian rupees. So encashment certificate का काफ़ी बड़ा रोल है. It serves as a official documentations of the country currency exchange transactions. Providing this certificate to non-resident help facilitate their departure and ensures a smooth process for converting their funds back. So एक mandatory सा documents बन जाता है. Now sale of the foreign exchange. So sale of foreign exchange is an important service we offer to our customers. There are three main categories of foreign exchange sales: private visits, business visits and prepaid cards. ये तीन काफ़ी commonly used formats है, काफ़ी commonly used purposes है. For private visits, we can sell foreign exchange up to RBI limit based on the self declarations by the customers. For business visits, we can sell foreign exchange within the limit prescribed under FEMA rules. We also issue forex prepaid cards for both private and business visits abroad, subject to KYC and AML guidelines. ये खासकर सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट हम LRS में कवर करेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा स्कीम है, ओवरऑल सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है. These prepaid cards provide a convenient and secure way for customers to access foreign currency while traveling. So ये भी काफ़ी famous and common सा popular सा arrangement है prepaid cards, forex prepaid cards. So you can take that card and go anywhere you go and you would be able to get your expenses done. There are certain display requirements, especially for the authorized dealers who are dealing in foreign exchange transactions. So must be exchange rate, this should be displayed. They should always display the exchange rate. FFMC and non-bank AD category 2 must display their RBI issued licenses also. So license का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि normally ये सारे entities display पे लगा के रखते हैं. So this chart must be displayed prominently, and the second section covers the money changing license requirement. So FFMC and non-bank AD2 category entities must display their RBI issued license. Now foreign currency balances की बात करें, so there has to be a reasonable levels. Foreign currency balance should be kept at reasonable levels to avoid speculations. Holding too much foreign currency can be risky and lead to losses. Franchisee must surrender any purchased foreign currency to their franchisor within 7 days. This ensures the franchisor maintain control over the foreign currency holdings. Keeping foreign currency balance at appropriate levels
and promptly surrendering any purchases help maintain financial stability and compliance. तो ये सब प्रोविजंस थे सरेंडर करने के. रिप्लेनिशमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी. FFMC and non-bank AD category 2 may obtain foreign currency from other FFMC also. कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए आप दूसरे FFMC और AD से भी ले सकते हो. Oh, it explains these entities can obtain foreign currency from other FFMC and ADs. Starting July 1st, 2024, 75% of any purchased foreign currency notes must be sold quarterly. Any surplus can then be exported through AD1 banks or private money changer. The goal is there to manage the flow of foreign currency in and out of the country effectively. So ये सब रिप्लेनिशमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस है. राइट ऑफ भी कर सकते हैं if it is any kind of damage is there, like FFMC non-bank AD category 2 can write off up to $2000 annually. टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर राइट ऑफ. जब भी आप राइट ऑफ कर रहे हो इससे ज़्यादा तो यू नीड टू गेट द टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल. 2000 तक इट्स ओके, यू कैन डू इट विदाउट एनी अप्रूवल ऑल्सो, बट अप्रूवल वाला जो पार्ट है वो अप्लाई होता है बियॉन्ड वाले केस में. सो इफ़ यू आर गोइंग बियॉन्ड 2000 देन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. लार्जर अमाउंट रिक्वायर्स RBI अप्रूवल. सो आज के लिए इस पर्टिकुलर सेशंस में इतना ही. फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. सो टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू.